उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव लेकर के आ गया हूँ प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं रायगढ़ अंचल के किसी खास कवि से, कलाकार से। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो एक कवि हैं और जो कविता लिखते हैं ओज रस में। जब हम इनकी उम्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उम्र तो होती है प्यार मोहब्बत की कविताओं को लिखने के लिए, मगर जब हम इनसे पूछे तो इनका कहना है कि इस उम्र में केवल प्यार मोहब्बत महबूब के लिए नहीं होता है, प्यार होता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए और वीर सपूतों के लिए। और ये कविताएं भी लिखते हैं इन्हीं पर। आपका नाम है नरेंद्र गुप्ता। तो नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम तो रेडियो धूम के तमाम श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुभव साझा करने के लिए मुझे अवसर दिया, मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपकी धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। जब हम आपकी कविताओं को सुनते हैं तो कहते हैं ना कि यदि आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल मंजिल मिलती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल युवा हैं और इस उम्र में अधिकतर हम सुनते हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि लोग प्यार में कविता लिखते हैं, महबूब के लिए लिखते हैं। और जैसा कि आप ओज रस में लिखते हैं, तो क्या वजह है? और इससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका परिचय कि आप रायगढ़ में कब से रह रहे हैं? जी, रायगढ़ मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है और यही पला बड़ा सब कुछ, दोस्ती यारी सब कुछ यहीं पे रही। स्टेशन चौक पे मेरी दुकान है और मेरे को थोड़ा शुरू से ही व्यापार पे ही मेरी रुचि रही जी। हाँ, लेकिन कला के क्षेत्र में मेरी रुचि कुछ ज्यादा ही रही। अच्छा। कलाकार और कलाओं से मतलब एक लगाव सा है मुझे, तो शुरुआत से ऐसा रहा। फिर मैंने कहा कि मैं व्यापार संभालूंगा और मैंने व्यापार जब संभाला तो मेरे व्यापार का जो काम है उसमें भी कलाकारी है। किस चीज का व्यापार है आपका? छोटी छोटी गाड़ियां जो होती है उनका लेथ मशीन का वर्क होता है, तो उन सारी जो मशीनें रहती है उसको मैं ऑपरेट करता हूँ। अच्छा, एक तरफ तो कलम, दूसरी तरफ हथियार, इसका बढ़िया कॉम्बिनेशन आप जमाए हैं। शास्त्र दोनों का सामंजस्य है। हाँ, क्या बात है। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत उत्सुक हैं आपकी कविताओं को सुनने के लिए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं कोई भी एक कविता। तो आपने जहाँ से बात शुरू की कि मैं प्रेम पर क्यों नहीं लिखता, देशभक्ति पर क्यों लिखता हूँ, तो उसका मैंने एक छंद लिखा था, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। कि हाल यदि जानना है आशिकों के दिल का, तो परेशान रोगी बेशुमार मिल जाएंगे। मजमा जमा रखी है प्रेम रोगियों का, वह लाइन में सैकड़ों बीमार मिल जाएंगे। तो चातक के हाल जैसा हाल होगा आपका भी, एक बूंद को कई लाचार मिल जाएंगे। देश पे मरोगे यदि लड़कियों के दुपट्टे कफन में आपको हजार मिल जाएंगे। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। मतलब आपकी ये इस 4 पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि आप किस रस में और कैसे लिखते हैं। और धन्यवाद। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा 2-4 छंद आप हमें और सुनाएं। सुनाता हूँ। एकदम नया प्रयोग है ये जी। कि कवि का जो काम होता है, जो कविता का काम होता है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें उसकी क्या भूमिका है। मैं महाभारत काल से प्रसंग उठाता हूँ और आज के राजनीति के बीच सामंजस्य स्थापित करता हूँ और दोनों के बीच में कविता और कवि की क्या भूमिका है मैं स्पष्ट करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि बिन बातों के बिन कारण ही आभारी बन जाऊं क्या, मौन रहूं या बोलो मैं भी दरबारी बन जाऊं क्या, वाह। निर्दोषों पे चलने वाली मैं यारी बन जाऊं क्या, सत्ता के गलियारों में मैं कहीं मदारी बन जाऊं। वाह वाह, क्या बात। अपनों पे ही तन जाए जो वही कटारी बन जाऊं क्या, अपनों पे ही तन जाए जो वही कटारी बन जाऊं क्या, दुर्योधन की गलती पर मैं गांधारी बन जाऊं। वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। दुर्योधन की गलती पर मैं गांधारी बन जाऊं क्या, भीष्म पितामह कृपाचार्य व द्रोण नहीं हो सकता हूँ, अंधा हो सिंहासन तो फिर मौन नहीं हो सकता। क्या बात, बहुत बढ़िया। सज्जन की सज्जनता से पांचाली के चिर हरण पर जितने भी खामोश रहे, दुर्योधन दुशासन से भी बढ़कर उनके दोस्त। वाह। सज्जन की सज्जनता से ही मानवता आबाद समझ लो, अन्यायों पर मौन रहे तो सज्जनता बर्बाद समझ लो। क्या बात।
छूटा शासन सिंहासन भी था कैसा संत्रास मिला, गुमनामी में जीवन यापन वर्षों तक वनवास मिला, भिक्षुक भांति भटके पांचों गृहस्थ में संन्यास मिला, मर्यादा में रहकर बोलो तुमको ना कुछ खास। वाह क्या बात। नियति जो ना समझे तो इतिहास पुनः दोहराएगी, धर्म राज की गलती का पांचाली मोल चुकाएगी, शकुनी जैसा मामा हो तो नाश नहीं रुक सकता है, शिशुपालों का संहारक वो और नहीं झुक सकता। वाह क्या बात। तो विष का प्याला पीना हमने, अब हमारी क्या भूमिका है इस पर। विष का प्याला पीना हमने शंकर जी से सीखा है, सिंहासन से आंख मिलाना दिनकर जी से सीखा है, कविता का है धर्म यही वो कितनी शुचिता होती है, दरबारों का महिमा मंडन नहीं कविता होती। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दरबारों का महिमा मंडन नहीं कविता होती है, तो कविता क्या होती है, अत्याचारों के सम्मुख आक्रोश कविता होती। योद्धाओं के लिए समर में जोश कविता होती है, जब सिंहासन में शासक भी सत्ता मद में चूर हुआ, कौटिल्य नीति का उच्चारण उद्घोष कविता। वाह क्या बात। घनानंद का शासन हो तो ये आंदोलन करती है, सही गलत का फेर समझती है ये मंथन करती है, वीर शिवा के जैसा शासक बैठा हो सिंहासन में तो भूल समूचे मापदंड पुरजोर समर्थन करती। वाह क्या बात। तो बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई। आपको जब हम सुनते हैं तो एक उत्साह और एक ऊर्जा सी भर जाती है, और बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई। नरेंद्र जी, जैसा आप कविताएं लिख रहे हैं तो कुछ लोगों को ये ऊपर वाले की देन होती है, क्योंकि मैं कई प्रोग्राम में कहता हूँ और जितने भी कवि रहते हैं सबसे ये कहता हूँ कि आप डांस करना सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, बहुत सारी कलाएं हैं आप सीख सकते हैं, कोई आपको सिखा सकता है। कविता लिखना कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि शब्द तो अपने आप ही आएंगे। तो आपको कब एहसास हुआ कि आप कविता लिख सकते हैं, और ये वीर रसी क्यों चुना आपने? अब हुआ ये कि मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा। और मुझे संगीत से काफी ज्यादा लगाव था, तो मैं वहाँ तबला सीखता था। अब वहीं से एक प्रेरणा मिलती गई और वहाँ पे हिंदी साहित्य से बहुत ज्यादा रुचि रही। और तो जो हमारे सर थे हिंदी वाले, बहुत मतलब अच्छा पढ़ाने वाले, वैसा उनसे फिर प्रेरणा मिलती गई। और जो शब्दों का खेल जो बोलते हैं, शब्दों की जादूगरी, वो वहाँ से मेरे अंदर आ चुकी थी। अच्छा। तो धीरे धीरे ये चीज अंदर में कहीं ना कहीं वो जन्म लेते लेते बड़ी होती गई। और मेरे अंदर अचानक से एक ऐसा आ गया कि मैंने माँ पर कविता लिखी। उस समय बहुत पुरानी कविता है वो, और शायद मेरी स्मरण में भी नहीं होगी, बहुत सालों हो गए हैं उसको। तो वहीं से ये बातें शुरू हुई। मेरे परिजनों को, मेरे दोस्तों को पता चला कि यार ये तो अच्छा लिख रहा है। उसके बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और मुझे उस पर पेश किया गया। अच्छा। मुझे अच्छा लगा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा लगा, मुझे लोगों को पसंद आया, तो मैं उस पर जी जान झोंक दिया। अच्छा। उसके बाद कारवां चलता गया, लोग मिलते गए, जुड़ते गए, और इसी तरह हम यहाँ पहुँच गए। तो जैसे आपने बताया कि लैथ का काम है, वो बिल्कुल औजार वाला है, शस्त्र वाला है, और ये कविता तो एक तरफ मैकेनिकल चीज हो गई, दूसरी तरफ साहित्य हो गया। तो लिखते समय कैसा लगता है कि किस समय, जैसे आपने शुरू में कहा कि मेरा इसमें ज्यादा रुझान है, इसमें ज्यादा करता हूँ, तो समय मिल जाता है आपको लिखने के लिए? क्योंकि मैं आपकी ये 2-4 लाइन सुना तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र देख के नहीं लगता कि ये कविताएं आप भी लिख सकते हैं, मगर जब आपने लिखी तो बहुत में शोध किया होगा, पढ़ा होगा, तो उस बारे में आप हमें कुछ साझा करें। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक अगर पुरुष होता है तो एक महिला भी होती है जी। और वो जो महिला होती है ना पुरुष के अंदर की, वही एक इंसान को कलाकार बनाती है। और जो मेरा काम है लेथ का, गाड़ियों का काम, इसमें भी कलाकारी है। और वही कलाकारी ने मुझे आज इतना निपुण किया कि 4 लोगों के बीच उठने बैठने का सलीका सीख सका हूँ। और कविता के संस्कार अगर मुझे मिले तो इसके पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल, हर जगह कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो आप जो चाहें वो मिल जाता है। उन्होंने मेरी परवरिश एक जीजाबाई के रूप में की है। अच्छा। शुरू से ही मुझे ये सब किस्से कहानी, अच्छा मुझे इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि है। अच्छा। बहुत ज्यादा रुचि है, तो उसका भी श्रेय माँ को जाता है। और राम कि मेरी माँ अनन्य भक्त है। अच्छा। और इस वजह से उनका भी कुछ न कुछ मेरे अंदर गुण आया है, तभी मैं आज इतना लिख बोल पा रहा हूँ। तो यदि आपने माता जी का नाम लिया है तो हम आपसे कोई ऐसी कविता सुनना चाहते हैं जो आपकी माता जी को बहुत पसंद हो। हालांकि उनको तो सभी कविताएं पसंद होगी, मगर कुछ एक जो सबसे ऊपर हो, जो सबसे पहले हो, वो कविता हम सुनना चाहते हैं आपसे। कविता हम सुनाते हैं आपको। स्वागत। बहुत ज्यादा मतलब आध्यात्मिक है माँ मेरी, तो उनको ना मेरी ये कविता इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि एक प्रसंग मैंने उठाया,
हालांकि मैंने कहानी कहीं सुनी थी, हो सकता है ये काल्पनिक भी हो सकती होगी, ये सत्य भी हो सकती होगी। तो अगर जिन्हें कल्पना लगती होगी वो कल्पना समझकर सुनेंगे, जिन्हें सत्य लगती होगी वो सत्यता के आधार पर सुनेंगे। बिल्कुल। प्रसंग केवल इतना सा है कि एक बूढ़ी दादी होती है, उसके चने की पोटली को बिल्ली उठा करके संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में ले आती है। उस चने की पोटली को गुरु माँ श्री कृष्ण सुदामा जी को दे देती है कि तुम लकड़ी तोड़ने जा रहे हो, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। श्री कृष्ण जी को सुदामा जी चने नहीं देते, सुदामा जी खुद खा लेते हैं, क्योंकि उस बूढ़ी दादी का श्राप रहता है कि जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी सारे चने खा लेते हैं, श्री कृष्ण जी को नहीं खाने देते हैं। प्रसंग केवल इतना सा है, यहाँ से छंद शुरू होता है। स्वागत। कि झेल गए श्राप मित्र प्रेम वश में, जो ऐसे प्रेम के प्रकर्ष की पवित्रता महान है। कान्हा होना जाएंगे दरिद्र, यह सोच कर हो गए दरिद्र, वो दरिद्रता महान है। मित्रता का भाव भी दरिद्रता के वक्त हो तो मित्र, ऐसे मित्र की भी मित्रता महान है। वाह। कृष्ण जी पखार रहे पग आंसुओं से, ऐसी मित्रता के चित्र की चरित्रता महान है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप मित्रों के बीच बहुत रहते हैं, और आपने शुरुआत में कहा कि दोस्तों ने थोड़ा सा उत्साह बढ़ाया, उनको पता चला कि आप कविता लिखते हैं। तो इस प्रकार की कुछ और मित्रों के लिए आपने कविता बनाई हो, या कोई ऐसी कविता जो आपके मित्रों को बहुत पसंद हो? आपने मुझे अच्छा प्रसंग छेड़ दिया। मतलब कह सकते हैं आपकी, हम लोग परिवार है, हम केवल मित्र नहीं है, हम एक दूसरे का सुख दुख हर चीज में खड़े होते हैं, और उसका अगर दुख है तो वो हमारा भी है। वो हमारी इतना प्रगाढ़ संबंध है हमारी मित्रता में। तो एक रोज ऐसा आता भी, रास्ते में आ रहा था तो मेरे को एक ख्याल आ गया और सोचा था कि ये छंद मैं सुनाऊंगा। स्वागत। तो बरसात का मौसम रहता है, घूमने का प्लान तैयार होता है, तो बोलते हैं कि चल कार निकाल घूमने जाएंगे, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। यहाँ से ऐसा व्यंग निकलता है कि एक ठक से लगता है दिल में जाकर। तब उसको पढ़ता हूँ कि इसमें मेरे दोस्तों के नाम आएंगे, और यहाँ से संवाद शुरू होता है कि विनय अभय और सूरज तुषार बोले चल यार भोलू आज सैर कर आएंगे। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, तो पाँव जब रखेंगे तो पैर कहाँ जाएंगे। तो मत सोच इतना भी, देख मेरी बात सुन, देख कर जाएंगे ठहर कर जाएंगे। डूबी हुई सड़कों से हो रहा प्रतीत मुझे, चल कर नहीं हम तैर कर जाएंगे। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप हाथ से भी लिख सकते हैं, ये इसमें झलक रहा है, और आपकी दोस्ती भी झलक रही है इसमें, और आपकी सभी कविताएं बहुत अच्छी लग रही हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कविता बहुत समय से कर रहे हैं, कई जगहों पर आपका जाना हुआ, रायगढ़ के बाहर भी आपको कई मौके मिले, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं कि कहाँ कहाँ जाना हुआ और कैसा अनुभव रहा जब लोग सुनते हैं कि हाँ एक युवा कवि, जहाँ लोग का 30-30 साल का अनुभव है, और देखते हैं कि एक 25-26 साल का कवि उनको टक्कर देते हुए इतनी ओज रस में बात करता है। और सुना हूँ मैं कि आपके सामने 500, 1000, 2000 की पब्लिक है, और आप जब वहाँ गाते हैं, कविता कहते हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होती है कि थोड़ा देर तक सांस लेने का मौका सभी को मिल जाता है। तो कुछ ऐसा अनुभव हमसे आप शेयर करना चाहें तो? शुरुआती दौर था वो, और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी कविताएं अलग अलग प्रदेशों तक, अलग अलग प्रदेशों के लोगों तक पहुंचती गई, लोग प्रभावित हुए। फिर निर्णय लिया गया कि मुझे उनके प्रदेश बुलाया जाएगा जी। मेरा नाम गया, मैं बहुत उत्सुक था, लेकिन नर्वस भी था। यहाँ तो अपने लोग हैं, चेहरे पहचानते हैं हम, वहाँ कोई चेहरे पहचानते नहीं थे, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दर्शक थे वो। तो मेरे लिए चैलेंज भी था वो। और जब देखा मैं वहाँ जाके, सबसे पहली बार मुझे गुजरात जाने का मौका। अच्छा। अहमदाबाद का मंच था, और 4 प्रोजेक्टर लगे हुए पूरे मैदान में, और उस प्रोजेक्टर में मैं देख रहा हूँ, और 8000 आंखें मुझे देख। 8000? क्या बात। 8000 आंखें मुझे देख रही थी। लेकिन पहली बार आया हूँ, ये भाव आया मन में कि अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊँ। इसलिए मैंने सारे जो नर्वसनेस थी उसको साइड में किया, और बड़ी ओजस्वी वाणी के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ आपने यदि कुछ कविताएं सुनाई हो तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। जरूर। मैंने भगत सिंह जी पर वहाँ बहुत सुंदर कविता सुनाई। स्वागत। वो सुनाता हूँ। स्वागत। प्रसंग उसका इतना है कि चंद्रशेखर आजाद जी भगत सिंह जी को मना करते हैं, तुमको असेंबली में बम फोड़कर निकल जाना है, तुमको आत्मसमर्पण नहीं करना है। भगत सिंह जी कहते हैं मैं आत्मसमर्पण करूंगा, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण रहता है मैंने कल्पना करने की कोशिश की, पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। ना कोई सहानुभूति ना है कोई प्राणदान, वक्त आ गया था देह छोड़ना जरूरी था।
आजादी की ज्वाला हर मन में जलाने है तो बहती हवा का रुख मोड़ना जरूरी था। तो जात पात वर्ण वर्ग प्रांत में बटे हुए हैं, कण कण को कड़ी में जोड़ना जरूरी था। जात पात वर्ण वर्ग प्रांत में बटे हुए हैं, कण कण को कड़ी में जोड़ना जरूरी था। शंखनाद हो जाएगा प्राण दे के, इसलिए संसद पे मुझे बम फोड़ना जरूरी था। वाह। मैं आपसे कुछ नया कुछ साझा करना चाहता हूँ। स्वागत। कि जो सैनिक होता है उसकी मनोभाव क्या होती है, उसके परिवार की क्या, और मैं कहता हूँ कि सैनिक बाद में बलिदान देता है, सबसे पहले उसका परिवार बलिदान देता है। बहुत सही। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि लोग कहते हैं जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती है तो अपने बेटे को इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, वकील बना, कलेक्टर बना, लेकिन तुम अपने बेटे को सरहद पर क्यों भेज रही है? उस माँ का जवाब सुनिएगा कि दे रही हूँ लाठी जो बुढ़ापे का बनेगा साथी, पुत्र नहीं भाग्य की लकीर दे रही हूँ मैं। शत्रुओं के शीश को जो धड़ से विभक्त करे, ऐसी धारदार शमशीर दे रही हूँ मैं। दे चुकी सुपुत्र मैं तो मातृभू की वंदना में, बूंद शेष अंतिम रुधिर दे रही हूँ मैं। पुण्य यज्ञ हो रहा है भारती की आरती में, आहुति में लाल का शरीर दे रही। वाह क्या बात। पुण्य यज्ञ हो रहा है भारती की आरती में, आहुति में लाल का शरीर दे रही हूँ मैं। मगर उसी जवान का जब पार्थिव शरीर घर आता है तो उन्हीं रिश्तेदारों पे क्या भाव उठते हैं, सुनिएगा। कि एक बहन अपने भाई के पार्थिव शरीर में अगर ढूंढेगी तो क्या ढूंढेगी? स्वागत। आखिरी निशानी है कलाई में जो बांध रखी, इसीलिए उसकी गठान ढूंढ रही हूँ। वाह। पत्नी क्या ढूंढ रही है? थक तो गए नहीं थे लड़ते हुए जी आप, चेहरे पे आपके थकान ढूंढ रही हूँ। थक तो गए नहीं थे लड़ते हुए जी आप, चेहरे पे आपके थकान ढूंढ रही हूँ। चेहरे पे आपके थकान ढूंढ रही हूँ। मांगते हैं वो प्रमाण आपकी शहादत के, इसीलिए वीर चक्रमान ढूंढ रही हूँ। वाह। बेटी क्या ढूंढ रही है? मांगते हैं वो प्रमाण आपकी शहादत के, इसीलिए वीर चक्रमान ढूंढ रही हूँ। और शत्रुओं को रण में है पीठ तो दिखाया नहीं। माँ क्या ढूंढ रही है? शत्रुओं को रण में है पीठ तो दिखाया नहीं, पीठ पर गोली का निशान ढूंढ रही है। वाह क्या बात। बहुत शत्रुओं को रण में है पीठ तो दिखाया नहीं, पीठ पर गोली का निशान ढूंढ रही हूँ। और मैं उनको भी यहाँ इस मंच से, इस पावन पुनित मंच से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हमारे शहर के वीर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी को, उनको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। ये पंक्तियों को मैंने इंदौर के एक मंच पर पढ़ा था। स्वागत। तब तालियों का जो हुजूम खड़ा हुआ, मैं उसको सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि वीर शिवा शेखर सुभाष खुदी राम बोस भगत की आज परिपाटी धन्य हो गई। सीने से लगा के जिसे दूध था पिलाया, उस बलिदानी माँ की आज छाती धन्य हो गई। वाह। सीने से लगा के जिसे दूध था पिलाया, उस बलिदानी माँ की आज छाती धन्य हो गई। शौर्य का प्रतीक बनी छत्तीसगढ़ी माटी, आज जैसे राणा की वो हल्दी घाटी धन्य हो गई। कोटिस नमन करु पाकर के वीर, तुम्हें रायगढ़ की पवित्र माटी धन्य हो गई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये अलग अलग हैं सब देश प्रेम के लिए ओज कविता, मगर इसके पहले जो आपने पढ़ी बहुत मार्मिक, उनका दर्द क्या होता है, ओज में भी दर्द होता है। बिल्कुल ये हम समझ पा रहे हैं आपकी कविताओं में और सुन पा रहे हैं। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमने सुना है कि आप दूरदर्शन में भी गए थे प्रोग्राम देने, तो कैसे जाना हुआ? क्योंकि वहां तक पहुंचना ही एक बड़ी बात है। यदि हम कविता लिख रहे हैं एक ऐसे चैनल पर, सरकारी चैनल पर, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। आपकी कविताओं को सुने होंगे, तो वहां का कैसा अनुभव रहा? आपने जाने के बाद कौन सी कविता पढ़ी या कौन कौन सी कविताएं पढ़ी, वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। वहाँ का अनुभव बहुत ही शानदार था और एक वहाँ का किस्सा सुनाता हूँ आपको। आज से 2 या 3 साल हो जाएंगे, मैं उस मंच पे परफॉर्म करना चाहता था। तो मुझे किसी ने बताया कि दूरदर्शन चले जाना, अपना रिज्यूम छोड़ देना, यहाँ तुमने आज तक काव्य पाठ किया है। तो जब मैं उस गेट में घुस रहा था तो वहाँ के गार्ड ने मुझसे मेरा रिज्यूम लिया और गेट के बाहर से ही मेरे को बोला, अब यहाँ से जाइए, मैं दे दूंगा। पिछले साल मुझे दूरदर्शन से फोन आया कि नरेंद्र जी आप दूरदर्शन चैनल में आ सकते हैं क्या? तो तब जाकर मुझे अवसर मिला वहाँ पे जाने का और शुरुआत ही मैंने की उस कार्य की। क्या बात। और एक चीज जैसे हमें पता चल रही है कि खुद से आप गए, मतलब इसमें किसी की सिफारिश नहीं लगी? कोई सिफारिश नहीं, उन तक मेरी आवाज पहुँची है, तब जाकर उन्होंने मुझे बुलाया है। तो आपने कहा कि शुरुआत आपने की जी, तो वो कविताएं हम सुनना चाहेंगे आपसे।
जी जी जरूर जरूर। मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी कि गंध ये सुगंध हो, प्रेम हो ना द्वंद हो, तो मालियों को पुष्प का वो बाग खोलना पड़ा। देकर कलंक जो भुजंग थे मलंग हुए, भारती के भाल से वो दाग पोछना पड़ा। प्रेम के तरंग की उमंग का वो रंग छोड़, प्रेमिका के रूप का भी राग छोड़ना पड़ा। कोई ना कहेगा पीर भारती के, इसीलिए छोड़ के श्रृंगार मुझे आग बोला। आह क्या बात क्या बात। कोई ना कहेगा पीर भारती के। और यही भाव इस सैनिक के भी होते हैं, हमारे शहीदों के रहे, क्रांतिकारियों के रहे। तब उन्हें पढ़ता हूँ, भले वो है नहीं तो क्या, निशानी रंग देती है। वाह। सुना ओ वीर की गाथा, कहानी रंग देती है। तिरंगे का कहीं होता कभी है रंग जो फीका, तभी देकर लहू अपना जवानी रंग देती है। वाह क्या बात। और जब आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुनते रहें, तो कुछ और हमारी इच्छा होती जा रही है कि और सुने हम आपको। और एक बहुत ही सुंदर रचना सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। कि नहीं पता है तुमको माएँ कैसे पाला करती है। इस देश में जब सैनिकों का भी अपमान होने लगा कहीं न कहीं, तब मुझे बात कहनी पड़ी। स्वागत। कि कवि मन जो होता है सर बहुत कोमल होता है। तब कहता हूँ, नहीं पता है तुमको माएँ कैसे पाला करती है, उसकी सारी इच्छाओं को यूं ही टाला करती है। नहीं पता है कैसे उसने छावा को तैयार किया, उसके मन की ममता को भी मन में उसने मार दिया। भगत सिंह के किस्से उनको खूब सुनाया करती है, बिना मुंड के रुंड लड़े हैं बात बताया करती है। भारत माँ का जो 16 श्रृंगार सजाया करती है, अपनी लाठी भारत की तलवार बनाया करती है। वाह वाह वाह। अपनी लाठी भारत की तलवार बनाया करती है। देशभक्ति का लावा जब सीने के अंदर फटता है, तब जाकर फिर कोख से माँ की कोई सैनिक बनता है। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देशभक्ति का लावा जब सीने के अंदर फटता है, तब जाकर फिर कोख से माँ की कोई सैनिक बनता है। आप सुरक्षित हो क्योंकि सरहद पर सैनिक बैठा है, मत भूलो है भाई किसी का और किसी का बेटा है। मत भूलो है भाई किसी का और किसी का बेटा है। जिगर के टुकड़े को जिसने सरहद पर लड़ने भेजा है, सोच के देखो उस मैया का कितना बड़ा कलेजा है। वाह वाह। सोच के देखो उस मैया का कितना बड़ा कलेजा है। राष्ट्र यज्ञ में आहुति देकर हम भी थोड़ा हवन करें, ऐसी वीर प्रसूता माँ को हाथ जोड़कर नमन करें। क्या बात, बिल्कुल नमन करते हैं। और सच में ओज रस कहूँ, वीर रस कहूँ या करुण रस कहूँ, जब सुनता हूँ तो शुरू में तो लगता है कि बिल्कुल ऊर्जा भर जाती है, मगर कुछ पंक्तियों को सुनता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। कविता के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, तो सभी एक से बढ़कर एक हैं। कई लोग तारीफ किए होंगे, समीक्षा भी हुई होंगी। तो कभी आपको ऐसा लिखा किसी कविता को देखकर कि हाँ मैंने ये लिख दिया? खुद को कभी कभी यकीन नहीं होता है कि मैं भी इतना बढ़िया लिख सकता हूँ। सब बढ़िया है, मगर अपने आप को बहुत कम चीज पसंद आती है। तो ऐसी कौन सी कविता है जो आपको पसंद आई हो, और वो किस्सा भी हमसे जरूर शेयर करें, किस वजह से वो कविता आपके बहुत करीब है? जी जरूर। तो ऐसा रहा कि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि मैं कविता के संस्कार मुझे माँ से ही मिले हैं, तो आध्यात्म के विषयों पर भी मेरी थोड़ी रुचि है, तो ऐसा कुछ सुनाने का मैं प्रयास करता हूँ। स्वागत। कि हमेशा ये कह दिया जाता है कि जो भगवान परशुराम थे वो क्षत्रिय विरोधी, ऐसा प्रचारित किया गया। मैंने उसका खंडन करने के हिसाब से एक रचना लिखी, सुनाता हूँ कि अग्रणी अजेय है अदम्य शौर्य का प्रतीक, पौरुष ने लिखी सदा शान की परंपरा। अग्रणी अजेय है अदम्य शौर्य का प्रतीक, पौरुष ने लिखी सदा शान की परंपरा। विद्वता ने तोड़े सारे मानक, महानता के अष्टावक्र ने बताई ज्ञान की परंपरा। अष्टावक्र ने बताई ज्ञान की परंपरा। डाकू जहाँ संत बने, रावण को दैत्य कहा, व्यर्थ की नहीं है गुणगान की परंपरा। खल जनों का विनाश, साधुओं से प्रेम की है, यहाँ परशुराम भगवान की परंपरा। यहाँ परशुराम भगवान की परंपरा। और भगवान नरसिंह पर भी मैं जाना चाहूंगा
कि मेरा बहुत पसंदीदा छंद है ये। और ये वास्तव में जो आप कह रहे थे कि ऐसा कौन सा छंद है जो आपके बहुत प्रिय है, तो ये छंद है जो मेरे बहुत ज्यादा प्रिय है। सुनाता हूँ कि विभत्स क्रोध मग्न है, असीम तेज पुंज है, भक्त प्रहलाद से ही हारते हैं नरसिंह। आहा। वरदान में मिला हो वर ब्रह्म देव का, तो नरसिंह रूप तभी धारते हैं नरसिंह। आहा। वरदान में मिला हो वर ब्रह्म देव का, तो नरसिंह रूप तभी धारते हैं नरसिंह। हो रहा हो अत्याचार संत साधुओं पे, तब तोड़ के स्तंभ फिर दहाड़ते हैं नरसिंह। आहा। दिन में ना रात में ना अंदर ना बाहर में, दानवों को शस्त्र भी ना फाड़ते हैं नरसिंह। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और अगर प्रभु श्री राम पर मैं कुछ ना कहूँ तो मेरा खुद का काव्य पाठ, मेरी कविताएं अधूरी सी लगती है मुझे। स्वागत है। शुरुआत करता हूँ कि राम हुए तो राम कैसे राम हुए, मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है। और ये एक श्रृंखला है, मैं लिखता गया लिखाते गया, मैंने इसे मेहनत ही नहीं की। अच्छा। सुनसान वो अरण्य उनके धाम हो गए, परिणाम ये हुआ कि पुण्य काम हो गए। महलों के राज भोग राज पाठ छोड़कर, वनवास को गए तो राम राम हो गए। आहा, वाह वाह। वनवास को गए तो राम राम हो गए। राम अगर वनवास नहीं जाते तो शायद राम नहीं बन पाते वो। लेकिन ये जो विधि का विधान था, जो लीलाएं रचनी थी और रचनी थी, इस पे राम को वनवास मिल जाता है, भरत जी को राज्य। मगर जिस बेटे को राज्य मिल गया, जिस बेटे का राज्याभिषेक होना है, जिस माँ ने उसे राज्याभिषेक कराने के लिए हट की, उस माँ से वो बेटा लड़ रहा है। हमारी परंपरा देखिए कितनी महीनी परंपरा है हमारी। स्वागत। तो वो बेटा क्या बोलकर लड़ रहा है अपनी माँ से? रघुवंशियों के मर्म के भी नाम की नहीं, जो राम की नहीं किसी भी काम की नहीं। आहा आहा, वाह। अब माँ पुकारने में तुमको आ रही शर्म, कैसे कहूँ मैं माँ से जो राम की नहीं। वाह। कैसे कहूँ मैं माँ उसे जो राम की नहीं। और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि इसी बीच में अब भरत जी को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। भरत जी चित्रकूट पहुँचने लगते हैं। लक्ष्मण जी को आभास होता है कि भरत के मन में द्वेष आ गया है, वो तो राज्य ले लिया है, वो मारना चाहेगा आपको। राम जी भड़क जाते हैं लक्ष्मण जी पे कि ये कैसी बात कर रहे हो तुम, वो भरत है, तुमको अगर राज्य चाहिए तो ले लो, लेकिन भरत के ऊपर ऐसा गंभीर आरोप मत लगाना। तब फिर लक्ष्मण जी एकदम शांत हो जाते हैं। तब राम जी कहते हैं, अर्थ दीर्घता का सुनो मर्म है यही, आहा। प्रारब्ध हो स्वीकार भाई कर्म है यही। क्या बात। व्यर्थ में अनर्थ का संकेत है ये क्रोध, पालन पिता श्री के वचन का धर्म है यही। पालन पिता श्री के वचन का धर्म है यही। अब भरत जी जब आते हैं, राम जी हट करते हैं कि पिता के वचन सर्वप्रथम है, मुझे 14 वर्ष का वनवास करना ही है। तो बोलते हैं कि मेरी भक्ति का क्या बड़े भैया, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, तो मेरी भक्ति का आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बोलते हैं तुम स्वार्थवश हो, लेकिन साथ में और भी कुछ लोग हैं जिनका कल्याण करना है मुझे। तब ये तय होता है कि आप 14 वर्ष का वनवास जाएंगे और 14 वर्ष से एक दिन भी आगे नहीं करेंगे, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यहाँ से कविता शुरू होती है। शबरी अहिल्या पुण्य तीर्थ धाम शेष है, लीलाए शेष है, अभी कुछ काम शेष है। वाह। 14 वर्ष बाद ही आऊंगा मैं भरत, श्री राम बनने में अभी भी राम शेष है। वाह, क्या बात। 14 वर्ष बाद ही आऊंगा मैं भरत, श्री राम बनने में अभी तो राम शेष है। अब इतना तय होता है, भरत जी कहते हैं एक शर्त पर। यहाँ पे रिश्तों की पराकाष्ठा देखिए। और आज कहीं ना कहीं हम लोग अपने रामायण और भागवत, रामचरितमानस जैसे महापुराणों से हम दूर हो गए करके हमारा जितना पतन हुआ है।
मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। अब यहाँ पे भरत जी को जब कहा जाता है कि तुमको राज करना है, लेकिन इसके पहले की एक घटना बताना चाहूंगा मैं कि होता ये है कि एक राक्षसनी रहती है, शायद ये लोग आज के श्रोताओं को जानना चाहिए कि एक राक्षसनी रहती है, उनका युद्ध चलता है राजा रघु से। जब राजा रघु से युद्ध चलता है तो राजा रघु तो बहुत पराक्रमी रहते हैं, फिर भी उनके सामने वो 6 माह तक युद्ध लड़ लेती है। तो जब 6 माह तक युद्ध लड़ लेती है और परास्त हो जाती है, तब राजा रघु उसको वरदान देते हैं, मांगो तुम क्या मांगती हो। तो वो राक्षसनी वरदान मांगती है कि मुझे 14 साल राज करना है। तो राजा रघु कहते हैं ठीक है, जब राम आएंगे तब मेरा वचन पूरा होगा, तुम यहाँ पर पेड़ बनकर खड़ी रहना। बाद में उसी पेड़ की लकड़ी का खड़ाऊ बनाया गया, उस खड़ाऊ ने अयोध्या में 14 साल राज किया। क्या बात, क्या बात। तब उक्ति आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो पढ़ रहा हूँ, आशीष आपसे मिले दुआएं करेगी, रक्षा भरत की अब 10 दिशाएं करेगी। वाह। जो दास राम का ही हो रहूंगा मैं सदा, अब राज आपकी ये पादुकाएं करेगी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं जब सुन रहा था तो ऐसा लगता था, या ऐसा लग रहा है कि जो लिखता जा रहा था आप लिखते जाइए, हम सुनते जाएं। और बहुत बढ़िया आपने प्रसंग की बात की कि वो जो पादुका बनी उस पेड़ की लकड़ी से बनी। उस पेड़ की लकड़ी से। इसका मतलब आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत जानते हैं, तभी इतना अंदर तक, भीतर तक, गहराई तक लिख पाते हैं। तो नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया आप कविताएं सुना रहे हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम कविताएं सुनते हैं या लिखना चालू करते हैं तो कोई ना कोई आइडियल होता है। हाँ। हर किसी का एक कहा जाए कि उनको सुनते हैं या उनको देखते हैं, उनसे पढ़ करके हम सीखते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसा है? और एक प्रश्न इसमें और जोड़ते जा रहा हूँ कि हम तो उनसे सीखे, क्या आपके सामने कोई ऐसा शख्स आया जो आपकी कविताओं से प्रभावित हुआ हो? तो मैं दोनों का किस्सा जानना चाहूंगा, आप किससे प्रभावित हैं और आपसे कौन कौन प्रभावित है, कौन सी कविता से प्रभावित है? और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब कोई हमारा प्रशंसक हमसे आके कहे कि हाँ, हमें आपकी ये कविता बहुत अच्छी लगती है, यहाँ सुने थे। ऐसा कुछ आप यदि हमसे शेयर करना चाहें तो। कुछ कविताएं ऐसी है मेरी कि अगर मैं किसी दूसरे जगह जा रहा हूँ तो मैं बाद में पहुँचता हूँ, मेरी कविताएं पहले पहुँच। और गुरु जो होता है वो केवल इंसान नहीं होता, कोई घटना भी हो सकती है, और केवल एक व्यक्ति नहीं होता, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते, जिनसे सब हम सीख सकते हैं, वो हमारा गुरु हो सकता है। तो शुरुआती दौर पर सर्वप्रथम मैंने कवि प्रख्यात मिश्रा जी को सुनना प्रारंभ किया, उनसे प्रभावित हुआ, लोग जुड़ते गए, आते गए। लेकिन आज की डेट में जिन्होंने वास्तव में मुझे कविता को केवल लिखना नहीं सिखाया, कविता को जीना भी सिखाया, वो मेरे गुरुदेव हैं आदरणीय कवि मुकेश मोलवा जी। अच्छा। और उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूँ और समय समय पर वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और अब मेरे से कितने लोग प्रभावित हैं, तो जो मेरी उम्र है, मैं जिस उम्र में हूँ, मेरे से छोटी उम्र के जो लड़के अब आ रहे हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, केवल एक प्रदेश से नहीं, कई प्रदेश से मुझे फोन आते हैं कि भैया हम आपको अनुसरण करते हैं, आपका पालन करते हैं। अच्छा। और हम आपसे सीखते हैं। और बाकायदा वो लोग मुझे अपनी रचनाएं भेजते हैं और मैं उनको ठीक भी करता हूँ। क्या बात। तो कुछ कविताएं हम आपसे और सुनना चाहेंगे। मैं महादेव पर सुनाना चाहूंगा। तो शांत भी है, सौम्य भी है, क्रोध भी प्रचंड है, त्रिलोकनाथ के हृदय में ज्वाल भी ज्वलंत है, अकाल मृत्यु है वो दुष्ट दानवों के हेतु, किंतु सज्जनों के हेतु शंभु शीलवान संत है, गंग को धरा पे धरने को थी जटाए वह भगीरथी, भोलेनाथ एकमात्र पंथ है, तो आदि वो अनादि वो इत्यादि, भोलेनाथ मेरे देव, आदि देव महादेव का ना अंत है। क्या बात, वाह। वो सार्वभौमिक है, इसलिए उनके भक्तों की भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। और कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि नारी सम्मान जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने नारी सम्मान पर इतना लिखा है कि कुछ पुरुष भी बुरा मान जाते हैं। तो उसमें से कुछ झलक यदि आप हमें। और बेटियों से ये कहना चाहूंगा मैं कि भारती की बेटियों ने भारती का मान रखा, फिर बलिदानी वो कहानी मांग रही है,
भारती की बेटियों ने भारती का मान रखा, फिर बलिदानी वो कहानी मांग रही है। रक्त की आहुतियों से कुंड जो सजाया, वह भारती के भाल की पेशानी मांग रही है। निशानी जो हमारी कुर्बानी की रवानी है, तो देश की जवानी हाड़ी रानी मांग रही है। पा करके जिसे धन्य हो गई थी माटी, वह फिर झांसी रानी मर्दानी मांग। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नरेंद्र जी, जब हम आपकी कविताएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुनते जाएं, और जब से हम सुन रहे हैं तो एक समय भी हमें ऐसा नहीं लगा कि अब हमें रुक जाना चाहिए, मगर समय कभी कभी अनुमति नहीं देता है। तो जाते जाते अब हम आपसे एक संदेश दिलवाना चाहते हैं अपने उन युवा कवियों को, श्रोताओं को। आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो लिख रहे हैं, या आपकी वीर रस में लिख रहे हैं, या किसी भी रस में लिख रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो धूम 89.6 के माध्यम से? जो मैं तो स्वयं खुद नया ही हूँ अभी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा जो अभी लिखना प्रारंभ नहीं किए हैं या लिखना प्रारंभ कर लिए और कुछ उन्हें अगर मार्गदर्शन या फिर सही दिशा निर्देश की अगर बात है, तो बिल्कुल व्याकरण और सब कुछ किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं सकते। बिल्कुल। तो उन्हें पढ़ना और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि जितना अच्छा कान होता है उतना अच्छा गान भी होता है। वाह, क्या बात। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। पुराने लोगों को सुनो, नए लोगों को सुनो, जिनसे अच्छे से अच्छे लोगों को सुनो, सही सुनो। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं और उन विषयों को उठा रहे हैं जिन विषयों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों को आप समर्थन करें और उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, हमारे इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के हमारे मेहमान थे कवि नरेंद्र गुप्ता, और इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और इस प्रोग्राम का संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।